स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, अगर आपको भारत के संस्कृति और सभ्यता पे गर्व होता है तो ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की लेगेसी के बारे में। मैकॉले ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम के एक अभिन्न हिस्सा थे और इनके द्वारा सजेस्ट की हुई पॉलिसीज और रिकमेंडेशंस के बाद भारत की सोच, मानसिकता, एजुकेशन और लीगल सिस्टम्स में काफी डीप रूटेड चेंजेस हुए। और काफी लोगों का यह मानना है कि ये डीप रूटेड चेंजेस आजादी के आज 78 इयर्स बाद भी इंडिया को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। क्या ऐसा मेरा कहना है? नहीं, ऐसा कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हर साल रामनाथ गोयनका लेक्चर होस्ट करता है और इस साल रामनाथ गोयनका लेक्चर के चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने स्पीच में काफी डीप रूटेड इश्यूज को हाईलाइट किया, जिसमें से सबसे बड़ा इशू था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की द्वारा बनाई हुई मानसिकता को भारत से उखाड़ फेंकने का। और आप सोच रहे होंगे इस मानसिकता को भारत से उखाड़ फेंकने की क्यों जरूरत है? वेल, इस मानसिकता ने जो मैकॉले द्वारा फैलाई हुई थी, इसने भारत को यह बताया और इंडियंस को यह बताया कि वो कल्चरली वेस्ट से इंफीरियर हैं। तो अगर आज भी उन्हें भी कोई मॉरल या इंटेलेक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए उन्हें वेस्ट, खासतौर पे ब्रिटेन की ओर देखना चाहिए। और इस इशू को प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में काफी स्ट्रक्चरली हाईलाइट किया है। पहला तो उन्होंने ये बताया कि इस मानसिकता ने भारत को आज 78 इयर्स आजादी के बाद भी नेगेटिवली इंपैक्ट किया है, और ये मानसिकता भारत के एजुकेशन सिस्टम, लीगल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आज भी देखी जाती है। यही नहीं, इस मानसिकता ने इंडियंस को उनके कल्चर के प्रति उसका कॉन्फिडेंस को नेगेटिवली इरोड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले कौन थे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने ऐसी कौन से पॉलिसीज और रिकमेंडेशंस दी जिससे भारत के एजुकेशन और लीगल सिस्टम्स में डीप रूटेड चेंजेस हुए, और क्यों काफी लोगों का यह भी मानना है कि इस मानसिकता को भारत से आज उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्यों जरूरत है वो भी आज समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। अब तक आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि मैं कुछ आपको समझा रहा हूं और मैं बोर्ड के सामने आके समझा रहा हूं, तो आपको शायद अगर ये टेक्स्ट पढ़ना है तो उसमें दिक्कत हो रही होगी। उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। इस स्लाइड को मैं आज सेशन के बाद इस टेलीग्राम चैनल ATS लाइव पे अपलोड कर दूंगा, सेशन के खत्म होने के कुछ मिनट बाद। तो अगर आपको ये स्लाइड आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए उससे सबसे पहले समझते हैं कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले कौन थे। किसी के भी प्रेजेंट पर्सनालिटी को सबसे अच्छी तरह से तभी समझा जा सकता है अगर आप उसके पास्ट में झांक के देखें, और ये बात थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की लाइफ और पर्सनालिटी पे एकदम फिट बैठती है। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का जन्म इंग्लैंड में हुआ, जहां वो अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़े थे। पर जो उनके लाइफ का सबसे डिफाइनिंग फैक्टर था उनका डिफिकल्ट चाइल्डहुड। उनके इस चाइल्डहुड में फर्स्ट ऑफ ऑल उनके फैमिली सेपरेट हो गई, और दूसरी बात उन्होंने स्कूल में बुलिंग को एक्सपीरियंस किया, और इन दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स के कारण उनकी पर्सनालिटी एक डिफाइंड शेप में बदल गई। वो उनकी पर्सनालिटी एक शार्प पर्सनालिटी मानी जाती थी और वो कॉम्बैटिव बाय नेचर थे, और ये इनके वर्क में भी साफ देखा जाएगा। यही नहीं, ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एकेडमिकली काफी ओवर अचीवर थे। ये अलग अलग भाषाओं को समझते थे, लिख सकते थे, यहां तक कि उन्होंने ग्रीक और लैटिन अपने स्कूल में ही समझ ली गई थी। उनका हायर एजुकेशन एक प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ते हुए बीता। और यही नहीं, वो बस 30 साल की उम्र में ब्रिटिश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। पर उनका इंटरेस्ट इंडिया की तरफ कब आया? उनका इंटरेस्ट इंडिया की तरफ तब आया जब ब्रिटिश पार्लियामेंट चार्टर एक्ट के लिए डिबेट कर रहा था। तो आइए समझते हैं इंडिया में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का आगमन कैसे हुआ। नाउ, इंडिया को तब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी और इसके इंचार्ज होते थे गवर्नर जनरल, और डे टू डे पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल के पास होते थे 3 लीगल एक्सपर्ट्स। और ये स्ट्रक्चर चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा बनाया हुआ था, जहां पे गवर्नर जनरल गवर्निंग काउंसिल के हिस्सा होते थे गवर्नर जनरल और 3 डोमेन एक्सपर्ट्स। और इस स्ट्रक्चर में चार्टर एक्ट 1833 ने एक बहुत बड़ा चेंज किया। चार्टर एक्ट 1833 ने इस स्ट्रक्चर को रिटेन रखा और इसमें एक लीगल मेंबर और लीगल एक्सपर्ट का एडिशन किया, जो गवर्नर जनरल को लॉ मेकिंग पावर्स में डे टू डे असिस्ट करेंगे।
और एनी गेसेस ये फर्स्ट लीगल मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल के कौन हुए? नन अदर देन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जो फर्स्ट लॉ मेंबर थे इंडिया में गवर्नर जनरल काउंसिल के। और ये कैसे बना था? बाय चार्टर एक्ट 1833, जिसमें 1 लीगल मेंबर का एडिशन हुआ था। अब बात करते हैं मैकॉले, इनको क्यों भारत के लीगल सिस्टम का एक रिफॉर्मर माना जाता है। इसी के साथ भारत का फर्स्ट लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? नन अदर देन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और इस लॉ कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था इंडिया के लॉज को कोडिफाई करना। जो इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड जो आप जानते हैं, ये फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट और एनफोर्स थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के अंडर हुआ। उनकी लीगल फिलॉसफी बहुत सेफ एंड साउंड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडियन लॉज थे काफी फ्रैगमेंटेड और सेग्रीगेट थे, इन्होंने पहला काम किया, उसको यूनिफॉर्म बनाया और कोडिफाई किया। और यही नहीं, उन्होंने जो स्पेशल प्रिविलेजेस ब्रिटिश सेटलर्स को जो इंडिया में बस चुके थे वो मिलते थे, उनको भी खत्म किया। बट इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी थे, कुछ नेगेटिव पहलू, जिनमें सबसे बड़ी बात थी जो लॉ सिस्टम या जो लीगल सिस्टम इन कोड्स के द्वारा प्रोपाउंड किया गया, वो विक्टोरियन या क्रिश्चियन मेंटालिटी को दिखाता था, ना कि भारतीय मेंटालिटी को। फॉर एग्जाम्पल, सेम सेक्स रिलेशनशिप, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, ये इंडिया में काफी दिनों तक क्रिमिनलाइज थी। और ये क्यों क्रिमिनलाइज थी? क्योंकि ये विक्टोरियन एथोस और मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करती थी, ना कि इंडियन इथोस और मोरालिटी को। तो ये पहला इंस्टेंस है, जो कोई भी चेंजेस इंडिया में लाए गए वो इंडिया के लिए नहीं, वो ब्रिटिश द्वारा लाए गए, और वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को टेक केयर करते थे, ना कि इंडियन इंटरेस्ट को। अब चलिए समझते हैं थॉमस मैकॉले को एजुकेशन सेक्टर का रिफॉर्मर क्यों माना जाता है। नाउ, इंडियन एजुकेशन सेक्टर में पहला अनाउंसमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर दिया कि वो हर साल एटलीस्ट 1 लाख रुपए स्पेंड करेंगे लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करने के लिए इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। पर इस पैसे को कैसे स्पेंड करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एक जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को। यह वैसी संस्था थी जिसको एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करना था और फंड्स और पॉलिसीज को कैसे स्पेंड करना है वो बताना था। और यह कमिटी 2 धड़ों में बंट गई। एक धड़ था जो कहते थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का यह मानना था कि उनको इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस को प्रमोट करना चाहिए, और किस भाषा में प्रमोट करना चाहिए? इंडियन लैंग्वेजेस में प्रमोट करना चाहिए, विथ यूज ऑफ संस्कृत, फारसी एंड अरेबिक। और दूसरा धड़ था, वो उनको कहते थे एंग्लिसिस्ट। इस धड़ का मानना था कि जो एजुकेशन सेक्टर में स्पेंडिंग होना चाहिए वो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम के तहत होना चाहिए, क्योंकि वो सुपीरियर है। और किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये एजुकेशन देना चाहिए? वो देना चाहिए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में। सो पैसे तो स्पेंड करने हैं, वो चार्टर एक्ट 1813 ने बता दिया, पर कहां स्पेंड करना है और किस लैंग्वेज में स्पेंड करना है, ये कंट्रोवर्सी चलती रही, क्योंकि जिस कमिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो 2 धड़ों और 2 सेक्शंस और भाग में बंट गई थी। तो इसका सॉल्यूशन कहां मिला? इसका सॉल्यूशन मिला थॉमस मैकॉले के पास। अब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे थॉमस मैकॉले इन किस धड़ों में से एक को चूज करते हैं। जो थॉमस मैकॉले है वो एंग्लिसिस्ट वाले आर्गुमेंट को प्रेफर करते थे। क्यों? ये कहां से पता लगता है? ये पता लगता है 1835 मैकॉले मिनट से। अगर आप इस मिनट को गौर से पढ़ें, मैंने वर्बैटिम में टेक्स्ट डाला, आप जान जाएंगे स्कूल ऑफ थॉट और लाइन ऑफ थॉट मैकॉले का क्या था। मैकॉले ने इस मिनट में बताया कि उनको, ब्रिटिशर्स को, एक ऐसे क्लास बनाना चाहिए जो खून और कलर और रंग से तो इंडियन होंगे, बट सोच और मानसिकता और अपने ओपिनियन से ब्रिटिशर्स होंगे। और ये डिफरेंट क्लास और एलीट क्लास जो ब्रिटिश द्वारा बनाया जाएगा इंडियंस में, ये क्या करेगा? ये इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को ब्रिटिश टर्म्स और साइंस के तहत रिफाइन करेगा, रीडिफाइन करेगा। तो ये इंटेंशन था थॉमस मैकॉले का, जो एंग्लिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट पे भरोसा रखते थे। तो जाहिर सी बात है, मैकॉले मिनट जिसने डिफाइन किया आपको मनी कैसे स्पेंड करना है और किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देके स्पेंड करना है, इसने बताया कि इंग्लिश एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी कहां स्पेंड करना चाहिए?
टू क्रिएट अ नैरो एलीट ऑफ इंडिविजुअल, जिसका काम होगा ब्रिटिश साइंस और थॉट प्रोसेस को लेना और उसको भारतीय पहलू में फिट बैठाना। और जाहिर सी बात है कि जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स आप इंग्लिश एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, आप एक नैरो एलीट सेक्शन को केटर करने के लिए स्पेंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल इंडियन ट्रेडिशंस को नेग्लेक्ट किया जाएगा। और जाहिर सी बात है यह भी है कि जो मास एजुकेशन है इसको ब्रिटिशर्स ने मैकॉले के आइडियोलॉजी और मैकॉले के पॉलिसीज के तहत इग्नोर किया। सो ये पहला इंपैक्ट था इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे जो मैकॉले के द्वारा प्रोपाउंड किया गया। और इसमें जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स थे वो एक बस नैरो एलीट सेक्शन को एजुकेशन करने में स्पेंड किए गए। किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में? इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। नाउ ये लेगेसी आज हमें नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, इसीलिए इसको हटा के फेंकना जरूरी है। कैसे नेगेटिवली इंपैक्ट करती है अभी ये समझते हैं। पहला इंपैक्ट करती है हमारे सभ्यता और मानसिकता पे। नाउ अगर आप ब्रिटिश और मैकॉले की फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि उन्होंने इंडियन लिटरेचर और नॉलेज सिस्टम को ओपनली रिजेक्ट कर दिया। यहां तक कि उन्होंने बोला कि संस्कृत और अरबिक वर्क्स इंग्लिश वर्क से इंफीरियर हैं। सो मच सो दैट एक लाइब्रेरी और एक शेल्फ ऑफ इंग्लिश बुक्स दे वर मोर वैल्यूएबल देन द एंटायर लर्निंग जो इंडियन लिटरेचर और नॉलेज प्रोवाइड करता है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ हमारे देश में इंग्रेन्ड हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर इज सुपीरियर टू आवर लोकल लैंग्वेजेस एंड लोकल कल्चर। और ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जुडिशियल और एकेडमिक या में डे टू डे दिखाई देता है। यहां तक कि इंडिया का जो सोशल सेग्रीगेशन है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग पे डिवाइड हो गया। जो पीपल इंग्लिश बोल सकते हैं, जो पीपल वेस्टर्न एजुकेशन से हैं वो एलीट है, और बाकी सब जो रीजनली एजुकेटेड है, जो लोकल लैंग्वेजेस में पढ़े हैं, वो मासेस का पार्ट है। सो ये सोशल स्ट्रक्चर, ये सोशल सेग्रीगेशन ये कहां से आया? ये आया ब्रिटिश मेंटालिटी से। ब्रिटिश मेंटालिटी जो इंग्लिश को सुपीरियर बताता था और इंडियन कल्चर और इंडियन लैंग्वेजेस को इंफीरियर बताता था। दूसरा इंपैक्ट है स्ट्रक्चरल इंपैक्ट, और ये हमारे देश के अलग अलग डोमेन्स में आज भी दिखाई देता है। पहला इंपैक्ट है इंडिया के स्कूलिंग सिस्टम में। अगर आज आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहेंगे, विदाउट थिंकिंग आप ये बोलेंगे कि मैं अपने बच्चे को सबसे एलीट स्कूल में डालना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, पर आपने कभी सोचा है इंडिया के सारे एलीट स्कूल्स कौन से लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट करते हैं? नॉट इन हिंदी, नॉट इन तमिल, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंडियन स्कूल स्ट्रक्चर जो है आज एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन गया है। टॉप के जो मोस्ट एलीट स्कूल्स हैं वो इंग्लिश में एजुकेशन देते हैं, और जो बॉटम के स्कूल्स हैं, मोस्टली सरकारी स्कूल्स हैं, वो हिंदी में एजुकेशन देखते हैं। और इसका इफेक्ट जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, जो बच्चे इन स्कूल्स में जाते हैं उनका इंपैक्ट उनके सोशल स्ट्रक्चर में आता है। जो बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं दे विल बी हैविंग बेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेटेड इन इंडियाज सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, नॉट इन जस्ट इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बट विदेशी इन संस्थानों में भी। और जो बच्चे रीजनल स्कूल्स में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम, तमिल मीडियम स्कूल्स में हैं, उनकी सोशल अपॉर्चुनिटी जाहिर सी बात है इंग्लिश एजुकेटेड स्टूडेंट से कम होगी। सो ये पहला डिवाइड इन सीकिंग एजुकेशन। और जाहिर सी बात है एजुकेशनल बैकवर्डनेस ये सोशल बैकवर्डनेस को ड्राइव करता है। दूसरा इंपैक्ट है अपने क्लास आइडेंटिटी पे। आपने कभी रियलाइज किया है इन इंडिया योर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कितने अच्छे से बोलते हैं ये आपका सोशल स्टेटस दर्शाता है। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इंडिया में लोकसभा में कितने एमपीज हैं? 543 एमपीज। कुछ नोटेबल लोगों को साइड कर दिया जाए जैसे पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। अब उसके बाद मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे फेमस एमपी कौन है और वन ऑफ द मोस्ट फेमस एमपी कौन है? यू विल से शशि थरूर है। वाई शशि थरूर सो फेमस? बिकॉज वो तिरुवनंतपुरम के लंबे समय से सांसद है? नहीं। क्या वो बहुत दिनों तक यूएन में काम किए? नहीं। क्या वो पास्ट में मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह के कैबिनेट में? नहीं। शशि थरूर क्यों फेमस है? क्योंकि शशि थरूर इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? जो एलीट पीपल हैं, दोज हु कैन स्पीक इंग्लिश, जिनका एजुकेशन वेस्टर्न सिस्टम के थ्रू हुआ है, दे आर एलीट पीपल, एंड द रेस्ट
who speak local languages, who speak Hindi, who speak Bengali, who speak Punjabi, who speak Tamil, they are vernacular people. और जाहिर सी बात है सोशल गुड्स को एक्सेस करने के लिए लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, यू नीड अ बेटर सोशल स्ट्रेटा. एंड इंडिया सोशल स्ट्रेटा किसका हायर है? जो इंग्लिश बोलते हैं. सो दिस इज द इंपैक्ट जो इंडिया के डे टू डे लाइफ में, आपके और मेरे जैसे लाइफ में हमें डे टू डे दिखता है. और भी इंपैक्ट है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं. ब्यूरोक्रेटिक कल्चर का इंपैक्ट. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज पता है क्या है? हिंदी नहीं है, तमिल भी नहीं है, इट इज इंग्लिश. सो मच सो दैट अगर आपको इंडियन ब्यूरोक्रेसी में घुसना है, इफ यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ आईएएस, इफ यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ आईपीएस, यू नीड टू गिव सिविल सर्विसेज एग्जाम. और प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है कॉल्ड एज सीसैट. सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैरा आता है. वो किस लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में. सो क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के बिना आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी में नहीं घुस सकते हैं. अगर आप घुस भी गए तो जो पेपर वर्क होता है, जो प्रोसीजर्स के थ्रू ब्यूरोक्रेसी चलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेसी का, वो डायरेक्टली इंपोर्टेड है किससे? ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से. यही नहीं, इंडिया का लीगल और पुलिसिंग सिस्टम भी ब्रिटिश सिस्टम से ड्रिवन है. सो मच सो दैट जो कोर्ट में आज भी प्रोसीजर होता है, द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट हिंदी, इट इज इंग्लिश. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं, अगर आप एक लॉयर हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एक भी पिटीशन फाइल नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम करने का तरीका, जो लीगल एस्पेक्ट्स वो फॉलो करते हैं, ये भी ब्रिटिश सिस्टम से ड्रिवन है. सो मच सो दैट इंडियन जुडिशरी की पेंडेंसी, जो आज भी आप नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड खोल के देखें तो वो 4,80,00,000 से ज्यादा है. इट वुड शो यू कि जो आज कोर्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज इट फॉलोज ब्रिटिश लीगल सिस्टम, इट फॉलोज ब्रिटिश फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. यही नहीं, इंडिया में पुलिस का गठन ब्रिटिशर्स ने किया था, यह बात सच है. पर कभी आपने सोचा इंडिया में पुलिस का गठन ब्रिटिशर्स ने क्यों किया जाता? क्योंकि ब्रिटिश पुलिस एक वो संस्था थी जो इंडियंस को सब्जुगेट करती थी एंड इट इनफोर्स्ड, और वो ये चाहती थी कि ब्रिटिश कॉलोनियल रेजिम इंडियंस पे रूल करे. तो ये पर्पस के थ्रू इंडिया में पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था. अब जाहिर सी बात है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया का पुलिस सिस्टम था, इसी मानसिकता से चलता रहा. तो आज भी पुलिसिंग एक्टिविटी इंडिया में कम्युनिटी सर्विस के लिए नहीं देखी जाती है. उनको ये दिखा जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक वो ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम को लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने में हेल्प करता था एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स, एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनल हार्मनी. सो ये मानसिकता है जो हमें अलग अलग डोमेन्स में, लीगल डोमेन, लॉ एंड ऑर्डर डोमेन, एजुकेशनल डोमेन, इवन आर सोशल स्ट्रक्चर, यही मानसिकता ड्राइव करती है. और यही रीजन है हमें इस मानसिकता को आज उखाड़ फेंकने की जरूरत है. इस क्वेश्चन को इस एग्जैक्ट लाइन पे एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया, पर उसको सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा. अभी समय चल रहा है रेजोल्यूशन बैचेस का. अगर आपको हिस्ट्री या फिर कोई भी यूपीएससी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी समझना है, एक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने हैं, तो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज रेजोल्यूशन बैचेस. रेजोल्यूशन बैचेस हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है और बाइलिंगुअल ऑप्शन में अवेलेबल है. आपको जो सही लगे आप एडमिशन ले सकते हैं. पर अगर एडमिशन लेने से पहले अगर आप एक चीज ध्यान रखें, अगर आप एटीएस लाइव कोड यूज करें तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेगा, डिस्काउंट्स अप टू 7,000 रुपीज. So learn to thrive by using the code ATS Live, and similar batches are available जो students 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं या 2028 में एग्जाम देना चाहते हैं. चलिए सेशन खत्म करने से पहले क्वेश्चन देख लिया जाए. ये क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. आई टोल्ड यू, ये एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑब्लिगेट किया था कि वो हर साल एटलीस्ट 1 लाख रुपए लिटरेचर और साइंस को प्रमोट करने में हेल्प करे. किस लैंग्वेज में प्रमोट करने में हेल्प करे ये नहीं बताया था. ये हमें कहां से पता चला? When General Committee of Public Instruction, after Orientalist and Anglicist controversy, it defined based on Macaulay Minute कि Anglicist school of thought prevailed. तो ये तीनों सही आंसर है. इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, बिकॉज ये तीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. सो दिस इज हाउ, इस टाइप से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम
इंपॉर्टेंट आर्टिकल से समझते हैं, और ये आर्टिकल नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट बट जनरल पब्लिक के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। एंड बिफोर एंडिंग दिस सेशन, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये इस टेलीग्राम चैनल ATS लाइव पे मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन ऑलवेज स्कैन दिस QR कोड, यू विल फाइंड द चैनल। मैं आपका परमिशन लेना चाहूंगा, आप सबका रात्रि बहुत अच्छा गुजरे। प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।